संतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। दोस्तों, पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान का काम खत्म हो चुका है आज शाम 5 बजे। यानी अब चुनाव प्रचार कम से कम पहले चरण के लिए जब 11 तारीख को वोट पड़ेंगे उसके लिए अब चुनाव प्रचार नहीं होगा। लेकिन आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नए विवाद का जन्म दिया। वो लातूर में, यानी महाराष्ट्र के लातूर में वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उस रैली में उन्होंने कहा कि जो पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं वो अपना पहला वोट बालाकोट के शहीदों के नाम समर्पित करें। उन्होंने ये भी कहा कि पुलवामा में जो लोग शहीद हुए हैं उनको याद करें और अपना वोट उनको समर्पित करें। आप कह सकते हैं इसमें कौन सी नई बात है? प्रधानमंत्री हैं, बालाकोट जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे 40 शहीद मारे गए, उनकी जानें गई, तो उनको याद करने में क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ये बात चुनाव से जुड़ी हुई नहीं होती, अगर वोट से जुड़ी हुई नहीं होती। चुनाव आयोग ने पिछले कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि जो बालाकोट का मसला है, पुलवामा का मसला है, इस मसले के ऊपर सेना की जो शौर्य की बात है, ये चुनाव में इसका प्रचार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि मोदी जी ने ये तय कर लिया है कि अगला चुनाव जो है वो पुलवामा के नाम पे लड़ेंगे, बालाकोट के नाम पे लड़ेंगे और सरकार ने जो पिछले 5 साल काम किए उस पर नहीं लड़ेंगे। यानी सर्जिकल स्ट्राइक उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने यह बात कही कि इस नाम पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए, इसका प्रचार नहीं होना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने नहीं रखा। यही हमारा आज का मुद्दा। और इस मुद्दे बात करने के हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेश जी। उनको परिचय की कोई जरूरत नहीं। शैलेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज कहा है, ये क्या दर्शाता है? उनकी कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि अपने 5 साल के वोट के नाम वोट नहीं, बालाकोट का नाम ले रहे हैं, पुलवामा का नाम ले रहे हैं। जो पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि आप इनको याद करते हुए, इन शहीदों को नमन करते हुए आप वोट डालिए। क्या मतलब है इसका? क्या वो भावनाओं लोगों की भड़का रहे हैं या उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं? निश्चित तौर पे मोदी जी की जो कोशिश है वो ये है कि लोग पिछले 5 सालों में उनकी जो सरकार है उसने क्या काम किया उसकी बात नहीं करें। वो रोजगार की बात नहीं करें, वो महंगाई कम हुई या नहीं उसकी बात मत करें, वो 100 नए शहर बने या नहीं बने उसकी बात नहीं करें, तमाम जो दावे किए गए थे उनकी बात नहीं करें और सिर्फ भावनात्मक आधार पर, इस आधार पर ये मान कर कि देश की सुरक्षा खतरे में है उस पर बात करें। लेकिन मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूँ कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले जब भी आतंकवादी हमले हुए, एक हमले के बाद तो मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार 5 सवालों के जवाब दे। और एक सवाल उन्होंने ये किया था कि वो बताए सरकार कि बारूद इतनी बड़ी मात्रा में कहां से आ जाता है, सरकार को ये पता क्यों नहीं चलता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पुलवामा हमले के लिए बारूद कहां से आया? एक कश्मीरी युवक ने उसका इस्तेमाल किया था, उसको सारा ट्रैक कर चुका है और अब करीब 1.5-2 महीने होने को है उस हमले के। अभी तक सरकार ने ये बताया नहीं है कि वो बारूद कहां से आया। लेकिन शैलेश जी, एक दूसरा सवाल इस बात यहाँ पर यह है कि कहा जाता है कि देश की सुरक्षा के नाम पे, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेना के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, विदेश नीति के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर पूरे देश को एक रहना चाहिए। क्योंकि हम बालाकोट का मसला सिर्फ बालाकोट शहीदों का मसला नहीं है, यह मसला ये पाकिस्तान जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है उस षड्यंत्र में हम उसका कैसे जवाब दे रहे हैं, और जब उसकी बात आती तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। तो ये बालाकोट के नाम पे वोट मांगने का क्या मतलब है? बालाकोट क्या वो क्या ये जो गाइडलाइन थी या जो सहमति थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका उल्लंघन कर रहे हैं वो? बालाकोट जो है वो मुद्दा है ही नहीं। वो तो पुलवामा में जो कुछ हुआ उसके बाद जो बालाकोट में आतंकवादी शिविर थे उस पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की। भारतीय सेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और भारतीय सेना ने इसके पहले भी रिकॉर्ड बनाए। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारतीय सेना 1965 के युद्ध में भारतीय सेना लाहौर तक घुस गई थी। ठीक है, तो इसलिए भारतीय सेना की बहादुरी की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो बहादुर सेना है, प्रोफेशनल सेना है। और उसकी खासियत ये है
पाकिस्तान से अलग कि उसने हमेशा अपने आप को राजनीति से एक डिस्टेंस बनाकर रखा। इसके पहले की सरकारों ने भी यही कोशिश की कि सेना और राजनीति और सरकार के बीच में एक डिस्टेंस बना रहे। जैसा हमने बगल में पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कई बार वहां सैनिक शासन आ गया। भारत में ये सब इसलिए बचा रहा कि सेना को राजनीति से दूर रखा गया। अब बालाकोट हमले के नाम पर प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी बालाकोट के लिए आपको श्रेय नहीं मिल सकता, बीजेपी को श्रेय नहीं मिल सकता। इस तरह की कार्रवाइयां और इससे बड़ी कार्रवाइयां भारत की सेना पहले करती रही है और हमें भारतीय होने के कारण भारतीय सेना पर निश्चित तौर पर गर्व है कि वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा में सक्षम है। मुझे तो बीजेपी के लोगों से ये कहना है कि आप जरा जवाब तो दीजिए कि आपका इंटेलिजेंस है कहां फेल हो गया, क्यों आपको पता नहीं चला कि 300 किलो से ज्यादा का बारूद लेकर के। कहीं आप सेना इंटेलिजेंस पे सवाल तो नहीं खड़े कर रहे हैं? सेना अलग है, इंटेलिजेंस अलग है। मैं इंटेलिजेंस को लेकर यही वही सवाल है जो मोदी जी ने उठाया था। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। मोदी जी ने जो 5 सवाल उठाए थे उसमें एक सवाल ये भी था कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। अगर वो विदेश से पाकिस्तान से आ गया बारूद तो सीमा पर जो सुरक्षा के लिए तैनात लोग हैं, मैं ये भी कह दूं कि सीमा पर जो सुरक्षा के लिए तैनात लोग हैं वो सेना के लोग नहीं होते, ठीक है, वो जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, पुलिस का एक ये होता है, वो होते हैं। तो ये सब कार्रवाइयां हो रही थी और पुलवामा में इतना भयानक विस्फोट हो गया। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल है। सवाल यह है कि इस वक्त चुनाव चल रहा है, पहले चरण के वोट पड़ने वाले हैं, चुनाव प्रचार इस वक्त अपने पूरे उरूज पे यानी अपने पूरे पीक पर, अपने शिखर पर है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने एजेंडे को लोगों के सामने रख रही है। चुनाव आयोग दरअसल इस वक्त सबसे बड़ी संस्था है। वो चाहे तो प्रधानमंत्री को भी रोक सकती है, वो चाहे तो देश के राष्ट्रपति को भी रोक सकती है, कह सकती है कि आप ये गलत कर रहे हैं। इस तरीके का बयान देना क्या चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। निश्चित तौर पे, लेकिन कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन जो अभी हम पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग की स्थिति देख रहे हैं वो किसी भी मुद्दे पर कोई ठोस एक्शन लेने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं या कम से कम दिखा नहीं रहे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएन शेषन जो बहुत पहले आई थिंक 94-95 वगैरह में जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, उन्होंने चुनाव आयोग को ये एक स्थापित किया कि वो कोई सरकार की जेबी संस्था नहीं है और सरकार जब चुनाव का वक्त हो तो उसको सरकार से कुछ पूछना ही नहीं होता है। और वो परंपरा जो है काफी हद तक कायम चली आ रही थी। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग बहुत सारे मसलों पर फैसला लेना नहीं चाहता, खासतौर पे जहां सरकार फंसती हुई आ रही है, आती है, जहां सरकार पर प्रश्न खड़े होते हैं, वहां पर ये फैसला करना नहीं चाहते। देखिए, जैसे मैं अभी आपने बड़ा अच्छी बात कही कि चुनाव आयोग की भूमिका दरअसल इस वक्त संदिग्ध हो गई। अगर मैं आपकी बात से समझ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है और मैं इसके कारण बताता हूं। अभी पिछले दिनों एक नमो टीवी शुरू हुआ। इस टीवी पर सिर्फ प्रधानमंत्री जी के भाषण, उनके कार्यक्रम ही चलते हैं। जब सरकार से इस बारे में पूछा गया, सरकार ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जब आप कोई टीवी चैनल शुरू करते हैं उसके लिए सरकार की INB डिपार्टमेंट से यानी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। खबर यह भी है कि ये टीवी चैनल बिना किसी परमिशन के शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट ये दिया था जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी को वोट को देखते हुए प्रधानमंत्री राहुल गांधी वहां भाग के गए हैं। और फिर उन्होंने हिंदू टेरर की बात की। ये दो ऐसे मसले थे जिस पर इलेक्शन कमीशन को फौरन कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आपके कहने का मतलब है इलेक्शन कमीशन इस वक्त पूरी तरीके से सरेंडर की मुद्रा में है या इलेक्शन कमीशन में वो लोग हैं जो दरअसल प्रधानमंत्री के इशारे पे काम करते हैं? मैं गंभीर बात कह रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बातों को सुना जाना चाहिए। आपका जो फैसले चुनाव आयोग जिस तरह से कर रहा है, चुनाव आयोग से जो शिकायतें के सामने जा रही हैं, उस पर कार्रवाई का नहीं होना, वो तो यही बताता है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में है या विलिंगली अपनी इच्छा से वो जो भारतीय जनता पार्टी है और
जो सरकार है उसको उसकी बातों को सुनना चाहते हैं, बाकी लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते हैं। ये तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है और ये कोई आरोप नहीं है। ये जो है, चुनाव आयोग पहले भी बहुत सारी चीजें जाती थी और चुनाव आयोग जो है खुल करके फैसला लेता था। मैं कहता हूं कि टीएन शेषन युग से पहले चुनाव आयोग में, चूंकि उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अलग थी और एक तरह से सरकार ही नियुक्त करती थी, अब ये प्रक्रिया बदल गई है। आज चुनाव आयोग, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति में विपक्ष की भी भूमिका है। तो एक समिति बन गई है, ये पहले ही बन गई थी और उसी से होता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो है उसको सरकार की तरफ देखकर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर के, जैसे हम न्यायालय से उम्मीद करते हैं, अदालतों से उम्मीद करते हैं, वैसे ही होना चाहिए। अभी हाल में एक वाकया ये हुआ कि 2 दिन पहले सहारनपुर में एक रैली हुई, बिजनौर में शायद, हाँ मुझे ध्यान नहीं पड़ा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक रैली हुई। उस रैली में अखिलेश यादव, मायावती और अजीत सिंह सारे लोग मंच पे मौजूद थे। उस रैली में मायावती जी ने ये कहा कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए। जब मायावती ने ये बात कही, फौरन चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि चुनाव की एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन में क्या है कि धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते, आप क्षेत्र के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, आप लोगों को बहकाने वाले, भड़काने वाले, समुदायों के बीच में दरार पैदा करने वाली बातें नहीं कह सकते। पिछले चुनाव के दौरान जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी की जाति बता दी थी और तब उनको नोटिस दिया गया था। अगर मायावती को नोटिस दिया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री जी को वायनाड के मसले पर, राहुल गांधी के मसले पर नोटिस क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? नमो टीवी के मसले पर नोटिस क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? आखिर क्या बात है? यही तो ये सामने आता है ना कि चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष है कि नहीं। मैं एक बात और ध्यान में दिला दूं कि योगी जी ने मायावती जी के भाषण के बाद एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मायावती जी मुसलमानों का वोट मांग रही है तो बाकी लोग मुझे दे दें। इसमें भी एक सांप्रदायिक भाव तो छिपा हुआ है। उसके बाद हिंदू है तो आप हिंदुओं के वोट मांग रहे हैं। तो ये जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता है, वो आज उस पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग को सोच समझकर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब संस्थाओं के ऊपर से विश्वास लोगों का हटने लगता है, तो वो संस्थाएं एक तरह से निरीह और निर्जीव संस्थाएं हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट या अदालतों पर लोगों को अब भी भरोसा है और इसलिए वो उनका मान सम्मान और उनका एक दबदबा कायम है। जिस दिन लोग नहीं, उनका भरोसा उठ जाएगा। और भरोसा कब उठता है? ऐसे ही फैसलों से होता है कि आप एक व्यक्ति, एक पक्ष की गलतियों को तो देखें और दूसरे पक्ष को नहीं देखें। इस देश के अंदर एक और परंपरा है। परंपरा क्या है कि आजकल एक नई चीज शुरू हो गई। शुरू क्या हो गया कि आप संवैधानिक संस्थाओं से सवाल नहीं पूछ सकते, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लोग कहते हैं आप जुडिशरी से सवाल मत पूछिए, आप सेना के बारे में सवाल मत पूछिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में सवाल मत पूछिए और तमाम चीजों के बारे में आप सवाल मत पूछिए। मेरा कहना बिल्कुल साफ है, हिंदुस्तान का संविधान है, यहाँ बोलने की आजादी है और अगर इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है या मुझे लग रहा है या लोगों को लग रहा है कि गलत करता हुआ दिख रहा है, उसकी निष्पक्षता संदिग्ध है, तो उस पर सवाल पूछे जाएंगे। और ये सवाल क्यों पूछे जाएंगे मैं आपको बता दूं। मैंने इलेक्शन कमीशन लंबे समय तक कवर किया एक पत्रकार के तौर पर। उस वक्त कवर किया जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उस वक्त सिर्फ 1 सदस्यीय चुनाव आयोग हुआ करता था। मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन इतने कड़क थे कि उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार हिल गई थी अंदर से और उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए संविधान संसद के अंदर कानून पास करके 2 नए लोगों को उनके साथ जोड़ दिया गया, यानी 2 नए सदस्यों को जोड़ दिया गया, एमएस गिल एंड जीवीजी कृष्णमूर्ति को। तब से चुनाव आयोग 3 सदस्यीय हो गया है। लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता थी वो बरकरार रही। शैलेश जी, आपको याद होगा कि जब जेम्स लिंगडो जब वो चुनाव आयुक्त बने थे तो गुजरात का दंगा हुआ था और उनके बहुत दबाव था कि आप फौरन चुनाव कराइए, लेकिन लिंगडो साहब टस से मस नहीं हुए थे। क्या वो शेषन की परंपरा, लिंगडो की परंपरा क्या सिर्फ मोदी जी के आने के बाद से खराब हुई है या कांग्रेस शासन के दौरान भी गड़बड़ हुई थी? नहीं, इस समय जो अभी जो दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सुनवाई न होने वाली स्थितियां आ रही हैं और जो एक पक्ष, जो सत्ता पक्ष है, उसको लेकर कोई कार्रवाई, कोई इस तरह की चीजें होती हुई नहीं दिख रही हैं। अभी आप देखिए, छापा
और इनको लेकर के चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कुछ आदेश दिए, उसके बावजूद मनमाने ढंग से सरकारी तंत्र जो है वो एक खास जो बीजेपी के विरोधी हैं उनको निशाना बना रहा है। तो उसमें बहुत साफ दिखाई देता है कि आखिर उस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, क्यों नहीं उनको चेतावनी दे रहा है उन सरकार को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आपने एक निर्देश दिया है, आदेश नहीं निर्देश, तो उस निर्देश का पालन अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे सरकार को चेतावनी दी जानी चाहिए कि आप एक तरफा छापेमारी वगैरह नहीं कर सकते। आपसे आखिरी सवाल ये है, क्या आपने कभी देश के किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके से चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए देखा है? पहले कभी आपको याद पड़ता है? आपका इतना लंबा चौड़ा करियर रहा है पत्रकारिता का। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये स्थितियां नहीं थी। कभी कभार अगर ऐसी स्थिति आई भी तो किसी के मुंह से स्लिप ऑफ टंग जिसको कहते हैं, अचानक कोई शब्द निकला हो और उस पर भी अगर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई शुरू की, नोटिस भी भेजा, तो लोगों ने एक पॉजिटिव नोट पर लिया और उस तरह की चीजें बंद हो गई। अब तो खुलेआम है कि ये जो है हम अपनी इच्छा से चलेंगे और ये सारी संस्थाएं जो है हमको फॉलो करेंगी। और यही सबसे गंभीर मसला है। ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग गलती नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव आयोग की एक गरिमा होती है और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये उत्तरदायित्व होता है कि वो संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का आवश्यकता से ज्यादा ख्याल रखें। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर संस्थाएं कमजोर होंगी, संवैधानिक संस्थाओं पर अगर सवाल खड़े होने लगेंगे तो लोकतंत्र चल नहीं पाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता कोई कानून नहीं होता है। आचार संहिता सारी राजनीतिक पार्टियां बैठकर तय करती हैं कि ये काम हम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। सबने मिल बैठकर तय किया था राजनीतिक पार्टियों ने कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भड़काने वाले भाषण नहीं देंगे, सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके शौर्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज ये संस्थाएं तार-तार होती हुई दिख रही हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा नीचे जा रही है। ऐसे में वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री होते हुए ये उनका उत्तरदायित्व है कि संस्थाओं की मर्यादा का पालन करें और अगर नहीं कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को आगे बढ़कर उनसे सवाल करने चाहिए थे, मीडिया को भी सवाल करने चाहिए थे। ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन फिलहाल हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं और अपने दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, उनसे बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सत्यहिंदी.com एक ईमानदार शुरुआत है इस देश के अंदर पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसको आप जितना मजबूत कर सके उतना ही अच्छा। आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे आइए, वहां पे फॉलो करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ हमारी जो अपनी वेबसाइट सत्यहिंदी.com उसको भी देखिए, वहां भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो बाकी जगह नहीं मिलेंगी। और इसके अलावा जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो ये है कि सत्यहिंदी.com को जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक बता सके, शेयर कर सके, उतना ही